जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो केमिस्ट्री में हम लोग अनसॉल्व्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 2023 के सेट को कर रहे हैं, जिसमें 2023 के सेट 1 सेट 2 को हम लोग कर चुके हैं। आज जो है हम लोग सेट 3 को करने वाले हैं। देखो हो सकता है कि सेट भी कुछ आगे पीछे हो, आप लोग सेट 3 मत देखिए, 2 मत देखिए, हम लोग जो सेट सी बी को करने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग सेट सी बी को करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और बिना स्किप की वीडियो को देखते रहिए। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक, तो सीबी सेट को मिला लेना आप लोग। 2023 के सेट जो भी हो, कोड तो 347 केमिस्ट्री का है ही वो, और सीबी सेट करेंगे, जिसमें से हमारे पास देखो आपको एक चीज और बता दे, जो एनसीईआरटी कोर्स में जो है नहीं सिलेबस में, उसे हम अनसॉल्व में नहीं कराएंगे, ठीक है। तो उसे भी आप लोग भी छोड़ देना भाई, हमें उस चीज को पढ़ने से क्या फायदा जो हमारे मतलब जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो अगर उसमें ही ना हो, है ना, तो फिर टाइम वेस्ट है। बाकी अगर आप लोग अगर बताना तो हम उसको भी प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप लोग कहोगे नहीं सर, हाँ, अपने नॉलेज को भी अपग्रेड कर सकते हैं, हम अपने नॉलेज को अपग्रेड करेंगे तो सर जो है आप उसको भी बता दीजिए, तो हम आगे के सेट को बता जरूर देंगे। इस सेट में हम उसको नहीं बता रहे जो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से हटा दिया इसे, समझना। पहला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना, जो कि एनसीईआरटी ने इसे अपने कोर्स से हटा दिया है। तो आंसर बता देते हैं। ऑप्शन 4 है काय केंद्रिक घन यानी बीसीसी, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। फिर दूसरा है फलक केंद्रित घन एफसीसी, जिसे कहते हैं फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। और फिर तीसरा है हमारे पास आर्थोरम्बिक और चतुष्कोणी, जिसमें से दूसरा ऑप्शन ही सही है, एफसीसी, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की जो संरचना है वो एफसीसी है। इसके बाद Fe2O3XS2O, जो कि आप लोग जानते हो जंग के लिए ही फार्मूला, जंग, ठीक है, जंग के लिए ही फार्मूला लेते हैं हम लोग। कोलाइडिक कण पर आवेश होता है, तो कोलाइडिक कण पर जो है ये धनात्मक आवेश होता है। अब आप लोग कैसे जानते हो, शायद आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हो संचारण, तो उसमें ये फार्मूला यूज किए गए थे, आपको शायद मालूम हो, ठीक है। बाकी ये भी इस बार सिलेबस में नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में है, साधारण ताप पर सल्फर का अणु सूत्र है। तो साधारण ताप पर सल्फर का अणु सूत्र क्या होता है? सल्फर का सूत्र होता है यश, लेकिन साधारण ताप पर सल्फर का H8 लेते हैं, यानी H8 मतलब हम लोग कहेंगे चौथा ऑप्शन को सही करेंगे। खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस है, तो खाद्य पदार्थों के पैकेटों में हम लोग यानी चिप्स की पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? संक्षारण से बचने के लिए, ठीक है। संक्षारण इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद विशिष्ट चालकता का मात्रक है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, पहला ऑप्शन आप लोग सही करना। इसके बाद देखो आपके पास 4 नंबर में है वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। नंबर 1 सोडियम क्लोराइड, नंबर 2 यूरिया, नंबर 3 अमोनियम नाइट्रेट, और नंबर 4 नाइट्रिक अम्ल। वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है जिसे जल में घोल दो, उससे भी करंट को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, उससे अपघट्य कहते हैं। सोडियम क्लोराइड ये तो सबसे अधिक प्रयोग करते हैं वैद्युत अपघट्य के लिए। यूरिया नहीं है, ठीक है। अमोनिया नाइट्रेट भी है और नाइट्रिक अम्ल भी है, अम्ल तो प्रयोग करते ही हम लोग, ठीक है। तो यूरिया नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का गा है, दूसरे का गा में है कि दूसरे का का में है दो रागी तथा दो बिरागी कोलाइडों के नाम लिखिए। ये इस बार एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इसको डिले कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा जो हार्डी सुलझे नियम का उल्लेख कीजिए, ये भी एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग 2024 के बाद पढ़ रहे हो तो 2024 के बाद से ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। 2024 के बाद से ये एनसीईआरटी में नहीं है। और इसके बाद दूसरे गा प्रति परासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। परासरण किसे कहते हैं? देखो जैसे मान लो कि
अर्धपारगम झिल्ली हो और उसमें से अगर विलायक के अणु गमन कर जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहेंगे। एक एक कणों का एक एक कणों का मान लो कि अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक के अणु का विलयन में जाना उसे परासरण कहते हैं। और अगर कभी पूछ दिया जाए दाब के बारे में तो परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक, इसके बाद इन्होंने पूछा है दूसरे के घा में बेंजील्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम लिखिए और सूत्र भी लिखिए। तो देखो दूसरे का हम लोग करते हैं घा, ठीक, दूसरे का घा। तो दूसरे के घा में पूछा है इन्होंने दूसरे का, तो लिखोगे उत्तर दो और घा। क्वेश्चन को पकड़ने की जरूर कोशिश करना। क्या पूछा इन्होंने, इन्होंने पूछा है कि बेंजील्डिहाइड के नाइट्रीकरण में, तो बेंजील्डिहाइड किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग हो उसके साथ CHO समूह हो। तो जैसे बेंजीन रिंग हो, यदि बेंजीन रिंग के साथ CHO समूह हो तो बेंजील्डिहाइड कहते हैं। और नाइट्रीकरण का मतलब होता है जब नाइट्रीकरण करते हैं तो NO2 को इसको ऑर्थो पर जोड़ते हैं, NO2 को इसको पैरा पर जोड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर NO2 को डायरेक्टली जोड़ दे रहे हैं। वैसे जब नाइट्रीकरण करते हैं एक बार NO2 को यहाँ जोड़ते हैं, एक बार NO2 को यहाँ जोड़ते हैं, हम यहाँ पर जोड़ के खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेंजील्डिहाइड का नाइट्रीकरण। जैसे ही करते हैं तो इसमें H2O को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हाँ, नाइट्रीकरण के लिए इन्होंने पूछा है कि प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। जल को तो केवल सूत्र पूछा है तो जल को हम चलो इस पर लिख देते हैं। सूत्र जो है आपके पास ये हो गया। चलो सूत्रों का ऐसे लिख देते हैं, बेंजीन रिंग में CHO और यहाँ पर ये हुआ NO2। नाम पूछा है इन्होंने, नाम क्या बताओगे आप लोग, नाम है यहाँ पर ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो हम लोग कहेंगे मेटा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड। ठीक, मेटा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड ये नाम हो गया। इसके बाद इन्होंने पूछा है आगे क्वेश्चन में उपसय संयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उपसय संयोजन यौगिक किसे कहते हैं, जैसे कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु उसके साथ लिगेंड हो। ठीक है, लिगेंड जो है उसके साथ बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हो, बॉन्डिंग के अनुसार हो, किसके साथ, केंद्रीय दाता परमाणु के साथ, और उन्हें गुरु कोष्ठक में लिखते हैं। तो सिंपल तरीके से जैसे हम लिख रहे हैं कौन सा, दूसरे का कौन सा है ये, नहीं तीसरे का, तो लिखोगे उत्तर 3 और का। जैसे हमने लिखा K4FeCN6, तो इसे हम लोग उपसय संयोजन संख्या या उप समन्वय संख्या या नहीं उपसय संयोजन यौगिक कहते हैं। तो उपसय संयोजन यौगिक को गुरु कोष्ठक में लिखते हैं। केंद्र दाता परमाणु लिगेंडों के साथ आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम लोग उपसय संयोजन संख्या कहते हैं, उपसय संयोजन यौगिक कहते हैं। और इसे आयनों में व्यक्त करना, उसे हम लोग इसे आयनों में, जैसे ये इसे आयन में व्यक्त करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विक लवण भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने पूछा है हमसे तीसरे के खा में NiCN4 डबल लाइन में Ni की संकरण समझाइए। तो देखो तीसरे के खा में तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 3 और खा।
तीसरे खा में क्या दिया है, सबसे पहले आपको वो समझना है। हमारे पास हमें दिया है NiCN का होल 4, NiCN का होल 4 और 2 ऋण आयन। क्या ये उपसय संयोजन यौगिक है? बिल्कुल है। क्या समन्वय यौगिक है? बिल्कुल है। ठीक है। इन्होंने कहा है कि इसमें जो संकरण है, संकरण की क्रिया जो है ये आप इनको समझाइए। संकरण किसे, देखो जब तक आप लोग बॉन्डिंग नहीं करोगे तब तक संकरण नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात तो है Ni का संकरण हम लोग कैसे करेंगे, समझना आप लोग। Ni वैसे तो लिगेंड के साथ अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो बराबर -2 रखोगे, वो अलग बात है। बट हम लोग यहाँ पर केवल Ni की हम लोग संकरण करेंगे। तो संकरण के लिए सबसे पहले Ni, ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग? Ni। यहाँ पर 2 नेगेटिव का मतलब है दाता परमाणु पर केंद्रित धातु पर, मतलब यहाँ पर जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग कहेंगे कि 2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। कितने पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। जब Ni केवल सिंगल Ni है तो इसके अंतिम कक्षा में जब इनका विन्यास करते हैं, विन्यास आप लोग करना सीख चुके होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब विन्यास करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अंतिम कक्षा में 3D8 और 4s2 आता है। ठीक, क्या आता है? 3D8 और 4s2। मतलब हम लोग इनमें जब संकरण कराएंगे तो समझना, आराम समझना आप लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है। डी के पास कितनी कक्षाएं होती हैं? 5। तो 1 2 3 4 5, और तो ये हम लोग 3D के लिए दिखाएंगे। इसके बाद 4s के लिए दिखाएंगे। तो 4s के लिए यश पर कक्षाएं होती है 1, तो ये 4s, और 4p के लिए दिखा सकते हो तो p पे कक्षाएं होती है 3, तो 1 2 3, तो ये 4p। तो d पे हम लोग दिखा रहे हैं 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब बात है हमारे पास कि 3 इलेक्ट्रॉन और है, तो उन 3 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कैसे दिखाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यहां तक तो बात क्लियर है। अब यहां पर निखिल कहता है, मतलब 3D का कहना है कि भाई तुम्हारे पास क्या है? देखो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो भी कक्षाएं भरी रहेगी, और अगर मतलब समझना, जैसे इनके पास अगर एक 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इनकी कक्षा भरी होगी, और इसमें 2, इसमें 1 दे दे तो इसकी कक्षाएं कंप्लीट नहीं है। मतलब इनकी 2 कक्षाएं कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इनसे कहता है कि भाई तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो जिससे कि हमारा परिवार जो है इस समय कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये इनसे मांग कर अपनी कक्षाएं कंप्लीट कर लेता है। मतलब समझना कैसे? 1 2 3 4, फिर ये हुआ 1 1 2। ठीक, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये इन्होंने, इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने इनसे उधार लिए, तो इनकी कक्षाएं सारी की सारी कक्षाएं होगी कंप्लीट, क्योंकि इनको संकरण करना है ना। इनको क्या करना है? संकरण। तो इन्होंने अपनी कक्षाएं कर ली कंप्लीट। अब जब यहाँ पर 2 पॉजिटिव की बात आती है, 2 पॉजिटिव की बात, तो 2 पॉजिटिव का मतलब जानते हो? 2 पॉजिटिव का मतलब है इन्होंने तो देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है इनके पास। तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इनके अंतिम कक्षा में मात्र 3D8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को दान किया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने दान किया।
दान तो किया इन्होंने, ये 2 इलेक्ट्रॉन को दान किया, तो केवल इनके पास 3d8, और 3d8 की हम लोग कक्षाएं को देखेंगे तो 1 2 3 4, फिर से एक बार समझो, फिर से एक बार समझो, निकिल के अंतिम कक्षा में 3d8 और 4s2 इलेक्ट्रॉन है। जब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को दान किया तो इनकी कक्षा में खाली 3d8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कहने का अर्थ ये है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3d8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तब उसकी इनकी कक्षाएं जो है, इनकी कक्षाएं जो है 8 की वजह से 1 2 3 4 5, इन्हें छोड़ देना, ये जब Ni के लिए उनके लिए है ये, फिर 6 7 8। अब इनका इनका कहना है कि अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर मार देते हैं तो इनकी कक्षा भर जाएगी, हमें एक कक्षा खाली है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से उठाया इलेक्ट्रॉन को और यहाँ पर अपनी कक्षा को कंप्लीट कर ली। अब 3D जो है इसमें एक कक्षा जो है इस प्रकार से ये खाली है। यहाँ पर समझना, यहाँ पर अगर संक्रमण की बात करते हैं, यहाँ पर अगर संक्रमण की बात करते हैं तो ये तो हुआ D। यहाँ पर देखो 3 की कक्षा कंप्लीट है, 4 में D यश P, मतलब फिर से एक बार समझना, जब संकरण करेंगे हम लोग तो संकरण में संकरण किस प्रकार से करेंगे? DSP2, थोड़ा समझना, अभी आपको बता रहे हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग अब टोटल की संकरण करने आ रहे हैं, टोटल की मतलब हम लोग कहेंगे कि जो NiCN का होल 4, ठीक, NiCl का होल 4 और 2 नेगेटिव, इनमें हमारे पास एक हम लोग 1 2 3 4, ठीक, एक कक्षा ये बना लेंगे D के लिए, एक बना लेंगे हम लोग P के लिए, ठीक है, इसे छोड़ो, इससे मतलब नहीं है। एक कक्षा D के लिए, एक कक्षा हम लोग बना लेंगे P के लिए और सॉरी यश के लिए, और एक कक्षा P के लिए, ठीक है। D के पास D को 5 कक्षा देते हैं, यश को 1 कक्षा देते हैं और P को 3 कक्षा देते हैं, और ये आपको 7 कक्षाएं हम लोग देते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जो है यहाँ पर संकरण के दौरान देख पा रहे 4 कक्षाएं तो इनकी भरी हुई है, तो 1, ठीक, ये खाली है, ठीक है, ये खाली है। अब हम लोग यहाँ पर संकरण की बात करेंगे तो संकरण में हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ इनके में, भाई इतने में ही हम लोग देखेंगे कि संकरण जो संक्रमण है इनका परिमाण क्या है। तो जब इतने में ही हम लोग देखेंगे तो समझना यश के Ni वाले में यश के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो यश के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। बात क्लियर? यहाँ पर बात यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर इसके पास 1 2 3 4 कितनी कक्षाएं हैं? 4 कक्षाएं हैं, एक कक्षा खाली है। तो जानते हो अब इनका काम क्या है? संक्रमण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर ट्रांसफर मारते हैं। तो इन्होंने इस 2 को यहां पर ट्रांसफर किया, समझना, इस 2 को यहां पर ट्रांसफर किया, ठीक है। फिर यहां पर तो ये कक्षाएं हो गई खाली, इन्होंने यहां ट्रांसफर किया, ये कक्षाएं हो गई खाली। अभी ट्रांसफर का नियम समझा रहे आपको, पहले हम कक्षाएं को भर लेते हैं फिर आपको समझाते हैं।
ठीक है। पहले इन्होंने इसे दिया, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, फिर दोबारा इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, ऐसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसने यहां ट्रांसफर मारा, इसने यहां ट्रांसफर मारा, ठीक, इसने यहां ट्रांसफर किया। ये कक्षाओं को हटा दो, 4 ही कक्षा दिखा रहे हैं, बाकी 5 कक्षाएं होती है, 4 कक्षाएं दिखा रहे हैं। ठीक, 2 नेगेटिव के कारण ये सब करना पड़ रहा मैं, बाकी नहीं तो ये सब कुछ नहीं करते हैं। डी में हमने कक्षाएं ली, एक जो खाली थी, जो कि खाली थी वो लिया हमने, डी में एक। यश की कक्षाएं भरी हुई थी, फिर भी हम लोगों ने यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां से ट्रांसफर मारने की वजह से इसे लेना पड़ रहा है, तो ये यश। पी में कितने इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण किया, संक्रमण का मतलब जानते हो, इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना, उसे संक्रमण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना, तो इनकी एक कक्षा खाली थी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इनका संक्रमण हुआ। इनकी कक्षा यहाँ पर खाली थी, इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इनका संक्रमण हुआ। इनकी तीनों कक्षाएं खाली थी, तो इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो DsP3 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट यहाँ पर 2 ही कक्षा तक देंगे भाई, बाकी और कहाँ 2 ही कक्षा तक देंगे, इसलिए हमारे पास ये हुआ DsP2 संकरण, और ये है संकरण का महाभौकाल। समझ गए आप? तो यहाँ पर संक्रमण हुआ DsP2। अब देखो हमारे पास आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने। आगे क्वेश्चन में पूछा है, इन्होंने पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर तीसरे के गा में, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र लिखिए। तो तीसरे का ये खा, तीसरे गा, तो लिखेंगे उत्तर 3 और गा। तो हम लोग कहेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल को, काल का मतलब समय, समय को लिखते हैं हम लोग टी हाफ से। तो हमारे पास फार्मूला होता है टी हाफ बराबर 0.693 यहाँ पर केल्विन। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा इन्होंने हमसे, इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर तीसरे घा में कि F4FeCN6 में Fe की ऑक्सीजन संख्या और समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरे का घा, तो लिखेंगे उत्तर 3 और घा। देखो यही इन्होंने ले लिया एग्जाम्पल भी। तो K4FeCN6 में सबसे पहले समन्वय संख्या बताते हैं आपको, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या का मतलब होता है उपसय संयोजन संख्या। तो उपसय संयोजन संख्या क्या है, जो लिगेंडों के साथ बंद है, तो ये 6 जो है यही है उपसय मतलब समन्वय संख्या, तो 6 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, तो K यानी 4 इंटू K का 1 प्लस F का मान लेंगे 1, सॉरी X, और प्लस 6 इंटू इसका हो गया -1 CN का। ठीक है, तो 4 एकम 4 और -6 बराबर 0 लेते हैं, तो ये हुआ 4 - 6 प्लस X बराबर 0, तो X - 2 बराबर 0, तो X बराबर +2। तो जो Fe का तो पूछा है ना उन्होंने, हाँ, तो Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है, और समन्वय संख्या जो है वो 6 है। इसके बाद देखो इन्होंने चौथे के काम में पूछा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया में 100 मिनट के बाद किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो उत्तर हमारे पास चौथे का, तो लिखेंगे उत्तर 4 और का।
100 मिनट, तो टी बराबर हम लोग लिखेंगे 100 मिनट, ठीक, 100 मिनट। और इसके बाद 100 मिनट में पदार्थ का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। प्रारंभिक सांद्रण का, तो मान लो कि प्रारंभिक सांद्रण हमारे पास 100% है और जिसमें से हमारे पास ये 99% विघटित हुआ, तो a माइनस यक्स निकालेंगे तो 100 माइनस 99 अर्थात 1, ठीक, 1। और इसके बाद अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब इन्होंने पूछा है के बराबर क्वेश्चन मार्क। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्र लगा देंगे हम लोग। तो हम लोग कहेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्र होगा के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस यक्स। तो के का मतलब हो गया स्थिरांक, यही ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो के बराबर 2.303 बटे टी का मान हमारे पास क्या है 100 लॉग ए का मान क्या है 100 और बटे 1 मतलब 100 लॉग 100 का मान 2, ठीक, लॉग 100 का मान 2। तो हम लोग कहेंगे के बराबर 2.303 बटे 100 इंटू 2 से काटो, चलो एक काम करो, काटो ना इसको, ये 2 रहने दो और ये 100 रहने दो, 2 से गुणा कर दो। तो 2 तिया 6, फिर 0, फिर 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4। अब 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, यहाँ दशमलव, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास 0.046, मतलब ये पूरा आंसर हो गया हमारे पास, ठीक। चौथे का के बाद चौथे खा में है निम्नलिखित का अर्थ समझाइए। नंबर 1 चालकत्व, नंबर 2 सेल स्थिरांक, ठीक। चौथे का खा तो लिखेंगे उत्तर 4 और खा। एक पूछा इन्होंने चालकत्व और एक पूछा इन्होंने सेल स्थिरांक। चालकत्व किससे कहते हैं? चालकत्व को लिखते हैं सी से। तो C बराबर फार्मूला होता है 1/r, इसे लिखते हैं हम लोग। सेल स्थिरांक को लिखते हैं K से। K बराबर हम लोग कहेंगे C इंटू R। अब देखो, तो हम लोग चालकत्व किससे कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व या चालकता कहते हैं। और चालकत्व और इसे विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व और प्रतिरोध के गुणनफल को सेल स्थिरांक कहते हैं। सिंपल, ठीक है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, चालकता और प्रतिरोध के गुणनफल को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है चौथे गा नंबर में, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। तो सीसीपी संबंधित, बीसीसी संबंधित सभी जो क्वेश्चन है इस बार एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए इसको आप लोग भी छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे गा नंबर में है 27 डिग्री ताप पर यूरिया अणुभार 60 के 5% W/V, मतलब W का मतलब क्या हो गया आपके पास पता है ना, भार, और V का मतलब आयतन। तो जली विलयन में परासरण दाब ज्ञात कीजिए, R का मान दिया गया है। तो ताप जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग कौन सा कर रहे हैं? चौथे का घा। तो लिखेंगे उत्तर 4 और घा। तो उत्तर 4 और घा, 4 के घा में तो T बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे केल्विन बदलोगे तो T बराबर 273 माइनस 27। तो T बराबर हम लोग कहेंगे ये बचा हमारे पास 6 से 4 246 केल्विन, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने दिया गया है कि यूरिया का अणुभार जो है यम बराबर ये है 60 ग्राम, ठीक है, अणुभार। और W/V 5% जो है ये 5% है, ठीक। W/V जो है क्या है? 5% है। विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। R बराबर हमारे पास दिया गया है, R बराबर
आर बराबर 0.0821, 0.0821 है। और परासरण दाब को लिखते हैं पाई से, पाई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, परासरण दाब को लिखते हैं हम लोग पाई से, पाई बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अब समझना, सबसे पहले इन्होंने 27 डिग्री पर हमारे पास यूरे का दिया गया है, तो सबसे पहले पाई बराबर CRT हम लोग फार्मूला लगा देंगे। पाई बराबर क्या फार्मूला लगा देंगे हम लोग? पाई बराबर CRT। बात यह है कि यहाँ पर C कहाँ है, R कहाँ है, T तो है नहीं, R भी है। हाँ, C का मान क्या लेंगे, सांद्रता जो है इनका मान क्या लेंगे हम लोग, तो ये समझना। सबसे पहले जो हमारे पास यम का मान है, तो पाई को तो पाई लिखेंगे, C की जगह यम का मान क्या है, तो इसे लिखेंगे हम लोग यम, C की जगह MRT बटे, हाँ, यम का मान भार बटे अणु भार। हाँ, C बराबर होता है हमारे पास भार बटे अणु भार, यानी 5, कहाँ ये दिया गया WB। ठीक है, तो ये हो गया 5%, 5%। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग W बटे, चलो इसके पास मान लिख देते हैं जिससे हम लोग समझ जाओगे। भार बटे अणु भार, तो जो कि हमारे पास ये दिया गया है, यम का मान दिया गया है 60 और इंटू आर का मान दिया गया है 0.0821 इंटू, अब देखो टी को तो हम लोगों ने चेंज भी कर लिया है, हमारे पास किस में दिया गया, डिग्री सेंटीग्रेड दिया ना, केल्विन में चेंज करेंगे, जोड़ेंगे, केल्विन में चेंज करने के लिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हुआ 10 बचा 1, 10 बचा 1, 300 केल्विन। क्या हुआ हमारे पास, 300 केल्विन। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें जो है हम लोग यहाँ पर C की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 5/60 और यहाँ पर कौन छोटा हमारे पास, 300 केल्विन, 300 केल्विन। ठीक, टी की जगह स्मॉल टी है हमारे पास, दशमलव हटा के 1 2 1 2 3 4 0, 4 0 बढ़ा लो। ठीक है, तो 1 0 2 0 से 1 0 2 0 ये कैंसिल कर लो। ठीक, बाकी हमारे पास 3 से कैंसिल कर लो, 3 दूनी 6, 5 चौको 20, फिर 4 से भाग कर लो, 4 दूनी 8, भागना खाई 0, 4 पंचे 20। ठीक, 4 पंचे 20, दशमलव आगे 0 बढ़ा लिया, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 10, 1 अंक 2 अंक 3 4 अंक को दशमलव लगा देंगे हम लोग। तो पाई बराबर हम लोग कहेंगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो 2.05 भी ले सकते हैं, या टोटल संख्या लेना तो टोटल संख्या ले सकते हो हम लोग। हाँ, तो हम लोग कहेंगे 2.05 ATM, एटमॉस्फेयर, हाँ, यानी वायुमंडलीय दाब। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा समझना, अगर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, यहाँ पे भार बटे अणु भार यानी 5/60 लिया हमने, बस ये किया। ठीक, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर, इन्होंने आगे क्या पूछा है हमसे, ये था चौथे का घा। ठीक, तो चौथे के घा के बाद इन्होंने चौथे के घा के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में है डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक के साथ संबंध है ना इनका, इसीलिए इनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो अगर पूछ दिया जाए संक्रमण तत्व के 4 गुण या डी ब्लॉक के 4 गुण, तो आप लोग समझ जाना कि वहां पर एक ही चीज है। ठीक है, तो डी ब्लॉक तत्वों के हम लोग कितने गुण बताएंगे, 4 गुण बताएंगे। तो सबसे पहले समझना कि इनकी 4 विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं नंबर 1, आप लोग छोटे आकार एवं उच्च घनत्व के कारण ये जटिल यौगिक बनाते हैं।
जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये छोटे आकार और उच्च घनत्व होने के कारण ये जटिल यौगिक बनाते हैं। नंबर 2 में आप लोग क्या लिखोगे, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 से अधिक होती है। जो डी ब्लॉक के तत्व है इनकी ऑक्सीकरण संख्या 1 से अधिक होती है। इसके बाद 1 से अधिक अयुग्मित होने के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। 1 से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कक्षाएं खाली होने के कारण इनमें क्या अनुचुंबकीय गुण जो है ये प्रदर्शित करते हैं। फिर समान आकार होने के कारण ये तत्व मिश्र धातु भी बनाते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या पूछा हमसे, जो आपका डी ब्लॉक के बाद क्वेश्चन 5 में खा, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, ऐसा क्यों? देखो फिनॉल जो है ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जबकि फिनॉल अम्लीय है। ठीक है, फिनॉल क्या है, ये अम्लीय है, ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। जबकि इन्होंने क्या कहा कि जो एथेनॉल है, यही तो कहा इन्होंने, रुक जाओ, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखो जो फिनॉल है, फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ OH है नहीं, चलो यहीं पे बेंजीन रिंग के साथ OH। तो जो फिनॉल है ये OH समूह, देखो ध्रुवीय OH समूह की उपस्थिति तथा फिनॉक्साइड के अनुनाद स्थायीकरण के कारण फिनॉल जो है ये शीघ्रता से एक प्रोटॉन को मुक्त कर देता है और अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। जबकि एथेनॉल जलीय विलयन में H आयन नहीं दे पाता है, इसीलिए सिंपल सा जो फिनॉल है, फिनॉल जो है वो जलीय विलयन में तो वो ध्रुवीय बंध बना लेता है, OH बंध बना लेता है, तो जलीय विलयन में H धन आयन देता है। और सिंपल है, जो जलीय विलयन में H धन आयन दे सकता है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा और जो नहीं दे सकता है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो जो एथेनॉल है वो जलीय विलयन में H आयन नहीं दे पाता है, इसीलिए वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। जबकि फिनॉल जो है वो जलीय विलयन में जलीय विलयन में H आयन दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि वो ध्रुवीय आयन मतलब OH ऋणायन बना लेता है वो। ठीक है, और ये शीघ्रता से एक प्रोटॉन को मुक्त कर देता है और वहां पर आयनीकरण कर लेता है वो। ठीक है, तो सिंपल तरीके से फिनॉल H धन आयन दे सकता है, इसलिए वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखो इन्होंने पूछा है, चलो एक काम करते हैं, इसके इन्होंने एक IUPAC नेम पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में गाँव में। ठीक है, तो गाँव में एक IUPAC नेम पूछा है, तो चलो IUPAC नेम चलो बात बताते हैं, पहले इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो फिर आप IUPAC नेम को बताते हैं आपको। 5वें का जो गा नंबर है इसे करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर 5 और गा और IUPAC नाम। वैसे कोई कठिन IUPAC नाम भी नहीं है, आप लोग इसको उड़ा देते एकदम मस्त तरीके से। तो 5वें गा नंबर में है CH3CH2O, CH3CH2O, और इसके बाद है CH2CH2CH3, CH2CH2CH3 जो है इनका IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, IUPAC नाम। सबसे पहले यहाँ से ये पास में, तो इधर से गिनते हम लोग, तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, मतलब ये हुआ 2 और ये हुआ 1। ठीक, इधर से 1 2 3, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कहेंगे जो 5 वाले से हैं उनमें हम लोग ऑक्सी समूह कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर समझना 1 2, तो हम लोग कहेंगे 2 एथॉक्सी। ठीक, बात समझ में आई ना? ये हुआ 2 एथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी, बाकी 2 जो है एथ, तो इसे कहेंगे हम लोग एथेन, तो इसे कहेंगे हम लोग एथेन, क्योंकि ईथर के रूप में लिखते हैं ना इसका नाम। ये एक ईथर है और ये असम्मित ईथर है। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इसी गा में पूछा गया है
कि 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.1 मोलर NaCl बिलियन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। 5वें गा का दूसरा है, ये 5वें गा का पहला है और 5वें गा का दूसरा है। देखो एक होता है यूरिया और एक है NaCl, दोनों में जो है मोलरता दोनों के समान है 0.1। तो देखो NaCl जो है, NaCl को जब हम लोग आयनीकरण करेंगे तो Na का बनेगा धन आयन प्लस आयनीकरण जब करेंगे और ये हो जाएगा Cl ऋण आयन। तो यहाँ पर और यूरिया जो है, यूरिया को NH3CO NH3 जो है इसे आयनों में नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। तो NaCl जो है जब इसका आयनीकरण करते हैं तो ये 2 आयन देता है, यूरिया आयन नहीं दे पाता है। और जो अणुसंग गुणधर्म है वो परासरण दाब जो है वो अणुसंग गुणधर्म पर निर्भर है और इसमें हम लोग इसको अणुसंग गुणधर्म में लेंगे क्योंकि 2 आयन दे रहा है ये। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो NaCl है, NaCl का जो परासरण दाब है वो अधिक है, NaCl का जो परासरण दाब है वो अधिक है यूरिया से, NH3CO NH3। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि यूरिया का परासरण दाब कम है और NaCl का परासरण दाब अधिक है। क्यों? क्योंकि NaCl अपघटित होकर 2 आयन देते हैं और 2 आयन का मतलब ये अणुसंग गुणधर्म पर है और परासरण दाब जो है अणुसंग गुणधर्म पर निर्भर है, मतलब NaCl जो है इनकी परासरण दाब अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5वें का घा, तो लिखोगे उत्तर 5 और घा। तो उत्तर 5 और घा। 5वें घा में है एथेन एमीन से निम्नलिखित को होने वाली अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। एथेन एमीन, एमीन किसे कहते हैं? जिसमें आपके पास क्या होने चाहिए? एमीन के लिए NH समूह होना चाहिए और एथेन के लिए कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन होने चाहिए। तो इन्होंने कहा एथेन एमीन जो है किसके साथ पहले क्रिया करवाएंगे हम लोग? NaNO2 प्लस तनु HCl। तो हम लोग करेंगे पहले NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस तनु HCl से इनकी अभिक्रिया कराते हैं। जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर H और ये NO2, तो ये बना HNO2 और ये Cl और ये Na, तो ये हो जाएगा NaCl। बात क्लियर? यहाँ पर क्या बना है? NaCl। इसके बाद इन्होंने देखो इसी में ही सेकेंड पार्ट में क्या कहा है कि हिंस वर्ग अभिकर्मक। क्या कहा इन्होंने? कि हिंस वर्ग अभिकर्मक। तो देखो हिंस वर्ग अभिकर्मक में हम लोग क्या करते हैं, इस परीक्षण में एमीन को, जो एमीन है, एमीन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ KOH विलयन के आधिक्य में हिलाया जाता है, बस हिंस वर्ग अभिक्रिया में। ठीक है, अब देखो 5वें घा के बाद आप लोग करोगे जो क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। नंबर 1 NaNO3 तथा H2SO4 की अभिक्रिया, I2 तथा सांद्र HNO3 की अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल तथा जस्ते की साथ अभिक्रिया। मतलब देखो ये जो है इस बार ये भी आपके NCERT के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और इसके बाद वैद्युत जो विसर्जन की विधि और ओजोन, ठीक है, वैद्युत विसर्जन की विधि और ओजोन गैस के निर्माण की जो विधि है और लेड ओजोन, मतलब ओजोन भी इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, जो NCERT की सिलेबस है उसमें ये भी नहीं है। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का खा, 6 खा को देखो क्या लिखा है, उत्तर 6 और खा, उत्तर 6 और खा। 6 के खा में इन्होंने कहा है कि डी ग्लूकोज का जो संरचना सूत्र है इसे आप लोग लिख कर बताओ। ठीक, और डी ग्लूकोज के जो संरचना सूत्र है ये हम इसको लिख कर बताते हैं। सबसे पहले डी ग्लूकोज, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं CHO। ग्लूकोज के लिए टोटल कितने कार्बन होने चाहिए आपके पास
भाई ग्लूकोज है तो 6 कार्बन होने चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर CHO लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस C के यहाँ इधर OH दर्शाएंगे, इधर H दर्शाएंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लास्ट में जो एक C लेंगे, उस C में हम लोग CH2OH को लिखते हैं, CH2OH। अब बात आती है डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज में हम लोग क्या करते हैं कि CHOH यहाँ पर लेकर इसको होल थ्राइज में कर देंगे। देखो 1 2 और 3 5 और 1 6 कार्बन हो गए। तो इसे कहेंगे हम लोग डी ग्लूकोज। इसे हम लोग क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज संरचना, ठीक। अब इन्होंने इसी के अकॉर्डिंग इसमें और क्या कहा, इसमें कहा है कि कैसे सिद्ध कीजिएगा कि ग्लूकोज के अणु एल्डिहाइड समूह ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। तो जो ग्लूकोज के अणु है इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, ये कैसे हम लोग इनको बताएंगे। इनका कहना ये है, फिर से एक बार समझो। इनका कहना है कि कैसे आप सिद्ध कीजिएगा कि ग्लूकोज के समूह में एल्डिहाइड समूह है। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि जो ग्लूकोज टालेन अभिकर्मक के साथ ऑक्सीकरण पर, ग्लूकोज जो है टालेन अभिकर्मक के साथ ऑक्सीकरण पर ग्लूकोनिक अम्ल देता है, जिससे ग्लूकोज के समान 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज की उपस्थित कार्बोनिल समूह में एल्डिहाइड समूह होता है, ठीक है। जब ग्लूकोज की टालेन अभिकर्मक से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो उसके ग्लूकोज के समान 6 परमाणु वाले कार्बन और उसमें उपस्थित होते हैं, और इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। इसके बाद आगे इन्होंने पूछा है आगे कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। प्रोटीन के विकृतीकरण, ज्विटर आयन और प्रोटीन के उपयोग। तो प्रोटीन की जो विकृतीकरण है इस पर आप लोग टिप्पणी करोगे, ठीक। तो विकृतीकरण ध्यान रखना कि जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करते हैं, जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करते हैं, जैसे पीएच परिवर्तन आदि हाइड्रोजन आबंधों में अब व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देती है, इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के दौरान 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचनाएं नष्ट हो जाती है, परंतु 1 डिग्री संरचना अप्रभावित रहती है। ये लिखोगे आप लोग किसमें, प्रोटीन के विकृतीकरण में, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद इसी में इन्होंने सेकेंड पार्ट में पूछा है कि ज्विटर आयन और प्रोटीन के उपयोग इन्होंने पूछा है। तो ज्विटर आयन किसे कहते हैं, देखो जैसे कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है ना ये, तो क्वेश्चन नंबर 6 का खा का अथवा, ठीक है। तो लिखेंगे उत्तर 6 खा और अथवा। तो उत्तर 6 खा और अथवा, इसमें इन्होंने पूछा है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन में समझना, जैसे NH है, ये CH के साथ बॉन्डिंग में है, और C के यहाँ पर हम लोगों ने OOH लिया बॉन्डिंग में, यहाँ पर H लिया, ठीक। यहाँ पर क्या लिया, H। यहाँ पर 2 इसके पास आयन है, और जैसे ही यहाँ पर 2 आयन है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ये NH2 है। अब इसको हम लोग एक पेयर कहते हैं ना, एक जोड़ा है, एक पेयर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं समझना। तो इसे हम लोग यूं लिख सकते हैं, NH, एक H यहाँ दे दो तो ये हुआ 3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, CH, यहाँ पर H और यहाँ पर COOH। तो इसे जो कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग ज्विटर आयन, इसे कहेंगे हम लोग ज्विटर आयन, ठीक।
और इसके बाद यहाँ पर अगर धनायन हुआ, सॉरी यहाँ पर तो एच होना नहीं चाहिए, एच को यहाँ दे दिया था, तो यहाँ हुआ ये ऋणायन। इसके बाद इन्होंने पूछा है क्या नाम, जो प्रोटीन है, प्रोटीन के उपयोग क्या क्या है। देखो, प्रोटीन संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त यौगिक है, ये हमारे शरीर के वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। हाँ, ये हमारे शरीर को ऊतकों का निर्माण करते हैं। ठीक, इसके बाद प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, परंतु केवल कार्बोहाइड्रेट और वसा की उपस्थिति में ही होता है ये। और एक चीज बता दें कि जो ये प्रोटीन है, ये हमारे ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत भी करता है ये। और प्रोटीन हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मतलब प्रोटीन जो हमारे जीवन की कार्यशैली है, इनको चलाने का काम करता है प्रोटीन। जैसे कहीं कट फट जाए तो वहाँ पर जोड़ने का काम भी प्रोटीन का है। ऊतकों अगर फूट, ऊतक जो है, ऊतक का मतलब जानते हो, जैसे कहीं हम लोग दीवार में घिस जाते हैं, अगर कहीं हल्की से छिल जाए कहीं पर भी, तो उसका मतलब है ऊतक का फटना। तो ऊतकों को जोड़ने में काम आता है प्रोटीन। इसके बाद इन्होंने पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर जो साथ में कहा है बेंजील्डिहाइड की जो संरचना सूत्र लिखिए और बेंजील्डिहाइड की क्रिया आप लोग कराइए इससे, टालन अभिकर्मक से NaOH से। ठीक, तो बेंज साथ में का, तो लिखेंगे उत्तर 7 और का, उत्तर 7 और का। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेंजील्डिहाइड को। ठीक, बेंजील्डिहाइड एक ही चीज है। बेंजील्डिहाइड की जो संरचना सूत्र है, बेंजीन रिंग बना लेंगे। ठीक, और बेंजीन रिंग में CHO समूह जोड़ देंगे, इसे कहेंगे बेंजील्डिहाइड। फिर उन्होंने पूछा है कि बेंजील्डिहाइड पर NH2 टालन अभिकर्मक, इनसे क्रिया करवाइए। ठीक, तो सबसे पहले बेंजील्डिहाइड जो है नंबर एक NH2 से अभिक्रिया, एक बार चेक करेंगे कि इसकी क्रिया कराएंगे कि इसी से ही कुछ कराएंगे। ठीक है, उन्होंने पूछा क्या है कि बेंजील्डिहाइड पर NH2 टालन अभिकर्मक और NOH की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। बेंजील्डिहाइड पर, हाँ, तो मतलब बेंजील्डिहाइड पर जो है इनकी क्रिया हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो समझना, सबसे पहले बेंजील्डिहाइड लेते हैं, तो बेंजील्डिहाइड, तो ये हुआ बेंजीन रिंग, ये हुआ CHO, और रिएक्शन NH2, ठीक, NH2 रिएक्शन के दौरान जो बेंजीन रिंग को तो बेंजीन रिंग बनाएंगे। NH2 काम क्या होता है, यहां पर आकर जुड़ना इसके साथ। तो समझना, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसके साथ जब इसकी क्रिया करा देंगे तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा, हमारे पास समझना CH डबल बॉन्ड NH2 है। और एक काम करते हैं, देखो CH है, NH2 है, N है, इसका H और इसका O, तो प्लस हमारे पास बनेगा यहाँ पर H2O। और इसके बाद इन्होंने कहा था टालन अभिकर्मक से, टालन अभिकर्मक का मतलब होता है एर्जेंटाइड ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे। टालन अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे तो बेंजीन रिंग C, अब OOH, और ये जो हमारे पास है ये रजत दर्पण हमें प्राप्त होता है टालन अभिकर्मक से। ठीक है, इसके बाद थर्ड कंडीशन में उन्होंने कहा था कि NaOH से क्रिया कराओ, तो NaOH से क्रिया कराएंगे बेंजीन रिंग, इसमें हम लोग एक बार देखते हैं COO, ठीक है, OONA प्राप्त कर लोगे और एक बार CH2OH प्राप्त होगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखो इन्होंने सातवें के खा में कहा क्लोरोबेंजीन का Cl परमाणु क्लोरोएथेन के Cl परमाणु की तुलना में
कम क्रियाशील होता है। क्लोरोबेंजीन की Cl2 और शांत H2SO4 की अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। मतलब क्लोरोबेंजीन का Cl परमाणु, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का हमने अनुनादी संरचना बना ली इस प्रकार से। अनुनादी संरचना पर Cl पर, यहाँ पर Cl पर जो है हम लोग जानते हैं कि Cl के अंतिम कक्षा में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, यानी 2, 8 यानी 7। 7 का मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एक, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इन्होंने इस, सबसे पहले इनका काम होता है इसे एक इलेक्ट्रॉन को देना। जैसे इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन को, तो ये बन गया धनी, तो यहाँ से ये बंद खत्म। अब डायरेक्टली ये बंद आता है यहाँ पर, ठीक, एक को छोड़कर यहाँ पर आया, तो ये बंद खत्म, ये बंद यहाँ पर आ गया। फिर ये डायरेक्टली एक एक छोड़कर तो यहाँ पर पहुँच गया ये, तो ये बंद टूटा, ये बंद बना हमारे पास, और फिर से ये पुनः इसको दे देते हैं तो Cl वही बन जाता है हमारे पास, जो कुछ है वही, केवल इसकी जो ये अंदर की बॉन्डिंग है ये चेंज हो जाती है। ये क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना है। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बंद है ये आंशिक बंद है, प्रबल बंद नहीं है, प्रबल नहीं है, आंशिक है। देखो कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं, फिर इस बंद को इस बंद में और इस बंद को इस बंद में बना सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे C तथा Cl के मध्य जो आंशिक द्विबंध होने के कारण Cl जो है ये कम क्रियाशील है, जो कि इन्होंने कहा था कि Cl कम क्रियाशील क्यों है, तो इसीलिए C की तुलना में Cl जो है कम क्रियाशील है। इसके बाद इन्होंने कहा था कि जो क्लोरोबेंजीन है उसको Cl2 के साथ अभिक्रिया करा के दिखाओ, तो ये Cl2 के साथ अभिक्रिया कराया हमने। क्लोरीकरण में, नाइट्रीकरण में, सल्फोनीकरण में एक बार आर्थो में जोड़ते हैं, एक बार पैरा में जोड़ते हैं। वही हम लोगों ने यहाँ पर किया, देखो सल्फ्यूरिकरण, H2SO4 मतलब सल्फोनीकरण कहेंगे उसको। एक बार हमने पैरा पे जोड़ा, एक बार आर्थो पर जोड़ा, ठीक है। और एक बार हम लोगों ने, अच्छा ये तो इसी का रिएक्शन है, नहीं इसी का है, एक, ये दो, एक, तीन, ठीक, इसमें दो ही पूछे गए, दो हमने इसको बता दिया, ठीक। अब इसके बाद इन्होंने पूछा है हाइलोएरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बताइए। हाइलोएरीन में हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम, ये हाइलोएरीन ही है, ये हाइलोएरीन ही है, सेम यही हम लोग हाइलोएरीन में करेंगे, क्योंकि इसे एरीन कहेंगे, इसे हाइलोजन कहेंगे, और यही है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद इन्होंने पूछा है बुर्टज फिटिंग अभिक्रिया क्या है। बुर्टज फिटिंग अभिक्रिया, टिप्पणी जितने भी है टिप्पणी को जरूर याद रख लेना, चाहे बुर्टज फिटिंग हो, हुंस डीकर हो, गाटरमान कोच अभिक्रिया हो, या आपके पास जितनी भी टिप्पणियां हम बता चुके हैं, सारे टिप्पणियों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि टिप्पणियां पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस बार बहुत अधिक से अधिक टिप्पणियां जो है ये पूछे जा रहे हैं। तो बुर्टज फिटिंग अभिक्रिया में हम लोग इस अभिक्रिया का प्रयोग सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हाइलाइड और एल्किल हाइलाइड को मिश्रण गर्म करके बेंजीन के सजातों के विचरण में किया जाता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं बुर्टज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो आज जो है हम लोगों ने, देखो अगर आपके पास राजीव अनसोल्ड है तो आप लोग देखोगे कि ये सेट आपका 2 है, अगर अग्रवाल देखोगे तो ये आपका सेट 3 है, ठीक है। तो सेट से आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, CB सेट को देखना, ठीक है। तो आज हम लोगों ने CB को, सेट जो CB है इसको हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब जो है हम लोग मिलेंगे आगे के सेट में, तो मिलते दोस्तों आगे के सेट में। आज के सेट में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हमेशा हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट।